ये जो खुदा की लाठी होती है ना, ये बेआवाज होती है, एक ना एक दिन वो लाठी बरसती जरूर है। फैसल वाडा साहब के हवाले से गालबन सबसे पहले मैंने ही बताया था कि उन्होंने झूठ बोला है, प्रूफ भी दिया था, खबर भी दी थी कि जनाब ये झूठ बोल रहे हैं। आज तीसरा एक सबूत सामने आ गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, कहते हैं कि ये जो खुदा की लाठी होती है ना, ये बेआवाज़ होती है, और ये जब जुल्म होता है या ज़्यादती होती है तो वो एक ना एक दिन वो लाठी बरसती ज़रूर है। फैसल वाडा साहब के हवाले से मैंने जब एक वीलॉग किया, और मैंने उस वीलॉग के अंदर गालबन सबसे पहले मैंने ही बताया था कि उन्होंने झूठ बोला है, और मैंने बिल्कुल इस हवाले से ये आपको प्रूफ भी दिया था, खबर भी दी थी कि जनाब ये झूठ बोल रहे हैं, और ये जिस किस्म का बयान लेके चल रहे हैं ये एक्चुअली सच्चाई से कोसों दूर है। सबसे पहले मैंने इस सिलसिले में जो आपको सबूत दिया था वो मैंने आपको डॉन की एक खबर दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा हुआ है, वो मुआहदा जो है वो वज़ीर आज़म की नॉलेज में था, और डॉन ने उसको अगले दिन रिपोर्ट भी किया था। बताया था उसके अंदर कि वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी साहब जो हैं उनका वज़ीर आज़म से रब्ता था, और उन्होंने उसके अंदर बताया भी था कि मैं उनके साथ रब्ते में हूँ। उसके बाद शेख रशीद साहब जो हैं वो आए शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम के अंदर, और शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम के अंदर भी उनसे यही सवाल किया गया कि जनाब क्या आपको पता था कि वज़ीर आज़म जो हैं उनकी नॉलेज में है ये सब कुछ, क्या आप जो मुआहदे साइन कर रहे थे? शेख साहब ने उस वक्त क्या जवाब दिया था, ज़रा देखिएगा। मैंने जो मुआहदा किया है, इनके साथ दस्तखत किए हैं, मैं आपको रिकॉर्ड करा रहा हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान से पूछ के और उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने पढ़ा, और फिर मैंने उनसे इजाज़त लेकर ये दस्तखत किए हैं। मैं इस पर कायम हूँ। ये आपने शेख रशीद साहब की गुफ्तगू सुनी कि उन्होंने भी ये बात कह दी कि जनाब ऐसा हो नहीं सकता, और फैसल वाडा साहब को उन्होंने भी झूठा डिक्लेयर कर दिया। तो ये दो चीज़ें तो हो चुकी थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज तीसरी बार भी जो है वो फैसल वाडा साहब झूठे साबित हो गए हैं। और फैसल वाडा साहब के हवाले से ये जो बात कर रहे थे, और जिसके ऊपर उन्होंने मुझे भी गालियां दी थी, और ट्विटर के ऊपर जाके उन्होंने काफ़ी गालम गलोच किया था, मैंने खैर इसके ऊपर एक पूरा तफसीली व्लॉग कर लिया, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा। तो उस पर उन्होंने ये कहा था कि जी मैं झूठ बोल रहा हूँ, और मेरे पर उन्होंने ज़ाहिर बात है कुछ गालियाँ शालियाँ भी दे दी थी। तो आज क्या हुआ है जनाब, आज तीसरा एक सबूत सामने आ गया है, और नूरुल हक कादरी साहब से एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये सवाल किया, और एग्जैक्टली ये सवाल किया कि जी क्या आपको पता था कि आपने वज़ीर आज़म को बताया था, क्या वज़ीर आज़म को इसके बारे में इल्म था? नूरुल हक कादरी साहब क्या जवाब दे रहे हैं, ज़रा देखिएगा। साहब, इससे कबल जो उनके साथ मायदे होते रहे जिसका आप भी हिस्सा थे, तो क्या वज़ीर आज़म उससे लाइलम थे उस वक्त? वज़ीर आज़म के इल्म के बगैर मेरी क्या मजाल है कि कोई बात करूं? तो फिर बहुत से ऐसे बुजुर्ग कह रहे हैं कि जो उनसे मायदे किए गए हैं उसमें वज़ीर आज़म को लाइलम रखा गया है। गलत बयान ही कर रहे हैं। ये आपने नूरुल हक कादरी साहब की गुफ्तगू सुनी कि उन्होंने भी ये बात कह दी कि जी जो ये बात कह रहा है वो गलत बयानी कर रहा है। और बाय द वे, मैं ये जो वीडियो आपने अभी थोड़ी देर पहले नूरुल हक कादरी साहब की देखी है, शिराज गर्दीजी साहब एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने मैं उन्हीं की कर्टसी है, उन्होंने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे क्लिप इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। तो नूरुल हक कादरी साहब ने भी ये कह दिया कि जनाब फैसल वाडा साहब जो है वो सही बात नहीं कर रहे, और उन्होंने भी एक्चुअली झूठ ही बोल रहा है। अब मेरा ये सारी चीज़ के बाद मेरा एक सवाल है कि फैसल वाडा साहब, आपने जो ज़बान मेरे बारे में इस्तेमाल की थी, अब आप वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी के बारे में या वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब के बारे में भी यही ज़बान इस्तेमाल करेंगे? मेरी उम्मीद है कि आप नहीं करेंगे, मेरी उम्मीद है कि आप नहीं करेंगे, और आप अपनी ज़बान पे थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये आपकी शोहरत के लिए ठीक नहीं है। मुझे आपकी पार्टी के लोगों के मुझे फ़ोन आए इज़हार यकजहती के लिए कि जी फैसल वाडा साहब ने जो ज़बान इस्तेमाल की है, हमें शर्मिंदगी हो रही है कि उन्होंने क्या ज़बान इस्तेमाल की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि फैसल वाडा साहब आइंदा ज़रा एहतियात करेंगे वो क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर आप सिर्फ ये देखिए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये जो इशू है, इसको किस हद तक मिस हैंडल किया जा रहा है इनके लोगों की जानिब से। इनके जो भी इमरान खान साहब के करीबी लोग हैं वो इस मामले को किस तरह मिस हैंडल कर रहे हैं। वो मामले को रिजॉल्व करने के बजाय मामले को और ख़राब कर रहे हैं।
और ये किस तरह आहिस्ता 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 इस डिज़ास्टर तक हम यहाँ पे क्यों पहुँचे हैं। दूसरी जगह अभी वो जमशेद चीमा साहब के बारे में भी मैं ज़रा बात करूंगा, लेकिन ज़रा पहले इसके ऊपर ज़रा मैं थोड़ी सी डिस्कशन कर लूँ। आज जो है वो उलमा इकराम से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मुलाकात थी और रिपोर्ट किया जा रहा है, जियो के ऊपर ये रिपोर्ट हुआ है कि उलमा इकराम ने जो है वो वज़ीर आज़म से बातचीत करने से पहले 2 अफराद के बारे में कहा कि जी इनसे काइंडली कहिए कि ये कमरे से बाहर जाएँ, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। और जो नाम लिए जा रहे हैं वो फवाद चौधरी और मौलाना ताहिर अशरफी का नाम लिया जा रहा है कि जी उनके बारे में सब कुछ कहा था कि जी हम इनकी मौजूदगी में जो है वो इनकार नहीं कर, हम किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि कहा भी गया वज़ीर आज़म की तरफ से कि जी ठीक है, आप दोनों हजरात जो हैं वो इन मुज़ाकरात से बाहर चले जाएँ ताकि मैं इस बारे में गुफ्तगू कर सकूँ। तो आप सिर्फ एक मिसट्रस्ट देखिए कि इस वक्त जो काबीना के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनका और वज़ीर आज़म के हवाले से ये जो फैसल वाडा साहब ने किया है, ये मेरा ख्याल में इमरान खान साहब के साथ बहुत ज़्यादती की है उन्होंने। इमरान खान साहब का जो स्टेचर है जिसको उन्होंने हिट किया है कि जी उनको पता ही नहीं था। आप सोच सकते हैं कि ये क्या फेवर की है आपने इमरान खान साहब की। आपने इमरान खान साहब के ओहदे का किस हद तक मजाक उड़ाया है कि मुल्क के वज़ीर आज़म को पता ही नहीं था कि जनाब ये सब कुछ हो रहा है, उनकी कंसेंट ही नहीं थी बीच में। ये कितने सीरियस इसके इफेक्ट्स हैं कि इमरान खान साहब की नॉलेज में नहीं हो रहा कि जी ये सब कुछ हो रहा है, और पता नहीं कितने इस किस्म के फैसले होंगे जिसके बारे में जो है वो ये इंप्रेशन आना शुरू हो जाएगा कि जी मुल्क के वज़ीर आज़म को पता नहीं है। तो हमें हमारी हुकूमत को एक थॉट प्रोसेस की ज़रूरत है, बैठ के थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि भाई ये हो क्या रहा है, आपकी मीडिया के अंदर हैंडलिंग क्यों इतनी ख़राब हो रही है। इमरान खान साहब को मैं जानता हूँ कि उनको मीडिया के हवाले से बहुत तशवीश होती है कि इनकी हुकूमत का स्टांस ठीक तरह नहीं जाता, इनके हुकूमत के हवाले से जो है वो जिन लोगों को भी ये डिप्यूट करते हैं उनका गलत इमेज ही जाता है बार बार। यही वजह है कि पंजाब में जो है आपने फिरदौस आशिक अवान को रखा, वहां से फारिग किया, आपने फेडरल में उनको रखा, वहां से उनको फारिग किया। फयाजुल हसन चौहान को 3 दफा एक ओहदा दिया, 3 दफा एक जिम्मेदारी दी, 3 दफा आपको उनसे वापस लेनी पड़ी। शिबली फराज साहब वजीर इत्तलात बने, उनको हटाया गया। इससे पहले फवाद चौधरी साहब के पास थी, फिर फवाद चौधरी साहब के पास वापस आई। मतलब जो मीडिया के अंदर आके जिसका एक्चुअली काम है, ये मामला खराब से खराब तो होता जा रहे हैं। एक जगह शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी हमने इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमने इनसे हर किस्म की बात करनी है। वहां पे फवाद चौधरी साहब जो है वो ये कहते हैं कि जी इस किस्म के जत्थे के साथ जो है वो कोई गुफ्तगू हो ही नहीं सकती। मैं इस वक्त इस डिबेट में नहीं जा रहा इनमें दोनों में से सही कौन है, लेकिन एक बंदा तो सही हो, एक स्टांस तो ले। इमरान खान साहब ने ये फैसला किया कि जी साद रिजवी को नहीं रिहा करना, साद रिजवी के हवाले से जो है वो हमने अपना ठोस स्टांस लेना है। तो अगर ठोस लेना है तो फिर सबको कहें कि ठोस स्टांस ही लें। ये क्या बात हुई कि वजीर आजम जो है वो एक सख्त स्टांस लेते हैं, बाकी दूसरे लोग जो है वो आके जो है नरम हो जाते हैं, और 24 से 48 घंटे के अंदर सब कुछ तब्दील हो जाता है। आज खबर आई कि जी इमरान खान साहब ने, कल बल्कि मैंने भी ये बात की थी, रिपोर्ट हुआ था कि इमरान खान साहब ने आज कौम से खिताब करना है, वो खिताब कैंसिल हो गया। खबर ये आएगी जी इमरान खान साहब जो है वो भी मजीद वक्त चाहते हैं कि मजीद वक्त दिया जाए, उसके बाद ये सब कुछ हो। उधर जाके जरा GT रोड की सूरत हाल देखें, वो वहाँ पे कितना हद तक मामला सीरियस हो रहे हैं। वो लोग जिन्होंने उस बेल्ट की तरफ ट्रेवल करना है, वो ट्रेवल करना अपना जो है वो कैंसिल कर रहे हैं कि क्योंकि हालात का कुछ पता नहीं है वहाँ पे हालात किस तरफ जाएंगे। मैं जानता हूँ कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गई उस सारे सेक्शन के अंदर। गुजरांवाला, गुजरात, वजीराबाद, जेलम, ये सारा जो बेल्ट है, ये यहाँ पे लोग कितने डरे हुए हैं, और यहाँ पे हुकूमत है कि उसे समझ नहीं आ रही कि हमने एक्चुअली स्टांस क्या लेना है इसके ऊपर। कोई उनको कहता है ये मिलिटेंट हो चुके हैं, तो कोई कहता है नहीं मुज़ाकरात होने चाहिए। कोई कहता है कि जी हम किसी सूरत जो है वो इस मरतबा स्टेट बैक ऑफ नहीं करेगी, तो कोई कहता है नहीं अभी हमने मजीद बात करनी है, अभी कल भी बात करनी है, हमने परसों भी बात करनी है। तो एक अजीब कन्फ्यूजन का शिकार है ये पूरा का पूरा ऑपरेशन। अल्लाह करे ये इसमें से कोई अच्छा रिजल्ट निकला है, मेरी दुआ है क्योंकि खून खराबा नहीं होना चाहिए और ये मामला जल्द अज जल्द किसी तरह हल हो जाए। एक बात। दूसरी बात, मैंने इससे पहले जो वीलॉग किया था मैंने आपको उसमें बताया था कि जमशेद चीमा और मुसर जमशेद चीमा वो अपने उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स थे वो रिजेक्ट हो गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। तो आज उसके बाद जमशेद चीमा साहब और मुसर जमशेद चीमा ने एजाज चौधरी साहब के साथ जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने पहले तो ये स्टांस लिया, उन्होंने कहा कि जी ये टेक्निकल मामलात हैं और टेक्निकल मामले के ऊपर ये सब कुछ हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल बल्ला का जो है वो बल्ले का निशान जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर इलेक्शन लड़ा जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट आए मैदान के अंदर, अच्छी बात है, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। इनसे बेवकूफ़ी तो हो गई है,
इन दोनों से बेवकूफ़ी हुई है कि इन्होंने इस किस्म के नॉमिनेशन पेपर जमा कराए जिनको इनको आइडिया ही नहीं है कि किस तरह पेपर जमा कराते हैं। लेकिन उसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने अपने जितने भी, जारी बात है सपोर्टर जितने होते हैं जिन्होंने मेहनत की होती है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर उन्होंने मेहनत की होती है, वो भी डिसहार्ट हो जाते हैं कि यार जिस कैंडिडेट के लिए हम लोग सब कुछ कर रहे थे वो कैंडिडेट ही रेस से बाहर निकल गया। अल्लाह करे कि इनके अपील जो है वो एक्सेप्ट हो जाए ताकि एक अच्छा जमहूरी तरीके से जो है ये इलेक्शन कंडक्ट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जनाब देखें सानू टेक्निकल नॉकआउट करता सी रेस में तो सारा कुछ हुआ है। फिलहाल तो यही है, फिलहाल तो रेस ऐसी ही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बंदा ही नहीं खड़ा बीच में। अल्लाह करे ऐसा ना हो, इनको मौका मिले, आए इलेक्शन लड़ें और फिर उस हल्के के अवाम जो है जिसको भी वोट देना चाहते हैं वो वोट दें, वो असेंबली तक पहुंचे। लेकिन जमशेद चीमा साहब की एक बात ने मुझे बड़ा हैरान किया, बहुत हैरान किया। जमशेद चीमा साहब ने यह फरमाया कि जी मुस्लिम लीग नून जो है वो टेक्निकल गलती के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए, जमहूरी तरीके से जो है वो स्पिरिट दिखाना चाहिए और हमें खुशी होगी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने एतराज़ात वापस ले ले। अच्छा, ये बड़ी बचकाना किस्म की बात है। वो क्यों है? क्योंकि ये है सियासत का मैदान। आपके ख्याल में सियासत के मैदान में इस तरह होता है? आपके ख्याल में कोई आपका जो सियासी हरीफ है वो आपको कोई एक मौका छोड़ता है? आप छोड़ेंगे? आप कोई ऐसा कोई मौका छोड़ेंगे या आपने पहले कभी कोई मौका छोड़ा है कि मुस्लिम लीग नून का अगर कोई उम्मीदवार जो है वो ज़िमनी इंतखाब में या आम इंतखाबात में खड़ा हो तो आप उसके ऊपर एतराज़ ना करें? सब करते हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि वो उन एतराज़ात के अंदर कोई जान भी है या नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून ने तो अपना कार्ड खेल दिया, अब उनको क्या फ़ायदा उनको कहने का कि जी आप अपने एतराज़ात वापस ले लें? कौन लेगा वापस? आपको याद है साद रफीक साहब और इमरान खान साहब का जब इलेक्शन हुआ था 2018 के इंतखाबात के अंदर, और जिसमें साद रफीक साहब को बड़े छोटे से मार्जिन से जो है वो डिफीट हुई थी, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने जाके कहा था कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं, जिसने जो हल्का खुलवाना है खुलवा दें। कौन सा हल्का खुलवाया उन्होंने? जबकि साद रफीक साहब बाद में जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर गए थे तो उनके उन एतराज़ात को चैलेंज किया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, वो खड़े हो गए थे। वहां पे करते हैं ना, वहां पे भी कहते थे कि नहीं जी साद रफीक साहब जो एतराज़ात कर रहे हैं इनको करने दें, रिकाउंटिंग करानी है करवाएं, कोई मसला नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, सब एतराज़ करते हैं, सब कहते हैं कि जी हर मुमकिन अपना रास्ता जो है वो अगले अपने हरीफ का रास्ता रोकने की भरपूर कोशिश की जाती है। तो ये सियासत का मैदान है, यहाँ पे कौन इस तरह करता है, कौन छोड़ता है इस बात को? गलती आपसे हुई है और बड़ी मज़े का किस्म की गलती हुई है। वहाँ पे तो साफ़ी ये भी सवाल कर रहे थे जमशेद चीमा से कि जी ये क्या कोई अंदर आपके अपने अंदर से सब कुछ हुआ है? क्योंकि ऑब्वियसली ये जो इनके जो तजवीज़ कनिंदा और इनके जो तायद कनिंदा थे, ये खबर ये आ रही है कि जो इलाके के MP हैं उन्होंने ये रिकमेंड किए थे, तो उन्होंने ये उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर आए थे। अगर उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर आए थे तो क्या उनको नहीं पता था कि ये दो लोग जो मैं रिकमेंड करवा रहा हूं इनको, ये इस हल्के के वोटर भी हैं कि नहीं? और हल्के के वोटर होना या नहीं होना बड़ा आसान सा काम है। आप नादरा के हेल्पलाइन के ऊपर वो जो एक SMS के जरिए आप मैसेज भेजेंगे, ठक करके आपको आ जाता है कि जनाब आपका वोट किस हल्के के अंदर है, किस पोलिंग स्टेशन पर, आपको 1 मिनट में पता लग जाता है। इन्होंने इतना भी नहीं किया, इन्होंने इतना भी नहीं किया कि ये सिर्फ यही चेक कर लें कि भाई ये सही है या गलत है, बस हवा में तीर छोड़ दिया। तो मैं दोबारा वही कह रहा हूं कि अल्लाह करे कि इनके ये एतराज़ात ख़त्म हो और ये आके इलेक्शन लड़ें, ये बिल्कुल लड़ें, क्योंकि मतलब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी जो है वो इस हल्के की एक जमात है, उसका जितना भी वोटर है, ज़्यादा है कम है ये तो बाद में फैसला होगा, लेकिन वो आके लड़ें। लेकिन वो ऊपर से अगले दिन ही वो मतलब ये जो कल इन्होंने बैठ के वो नोटिस एक वो जो निकाला, लेटर निकाला जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा है कि जी आप इस इलेक्शन को पोस्टपोन कर दें, इतना मजे का केस है। ये इस तरह लग रहा है कि जैसे आप इस मुकाबले से भागने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये इलेक्शन ना लड़ना पड़े, या ये किसी तरह आगे हो जाए और दोबारा नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो जारी हों तो उसके बाद ये मसला जो है वो किसी तरह हम इसको संभाल लें। क्यों इस तरह करते हैं? तो जिस तरह आप निकलने की राह फरार इख्तियार करने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून भी जो है वो फिर इसी तरह वो कुछ भी नहीं छोड़ेगी, वो किसी किस्म का एतराज़ नहीं छोड़ेगी। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।